गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन। और निवेश फलन क्या होता है इसको समझेंगे। और साथ ही हम निवेश के दोनों प्रमुख प्रकारों, स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और प्रेरित निवेश इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निवेश। सामान्यतः हम लोगों ने सुना है, लोग कहते हैं मैंने इतने शेयर्स खरीद लिए, इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए, इतना इन्वेस्टमेंट है, ये मकान खरीदा इन्वेस्टमेंट है ना। तो सामान्यतः जो सामान्य बोलचाल में जिसे हम निवेश करते हैं उसे अर्थशास्त्र में निवेश न कहकर वित्तीय निवेश की श्रेणी में डाला जाता है कि जब किसी कंपनी के केवल वर्तमान परिसंपत्तियों का हस्तांतरण मात्र ही होता है ना, तो वो निवेश जो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वित्तीय निवेश कहलाता है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए निवेश का अर्थ है किसी नई फैक्ट्री का निर्माण होना, नई भवन, सड़क, है ना, अर्थात आपको समझ में आई वास्तविक पूंजी परिसंपत्तियों में के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि होना, है ना। वास्तविक पूंजी परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होना, हम क्या कहते हैं निवेश। किन्स अकॉर्डिंग टू किन्स कहते हैं निवेश से हमारा मतलब है एक समयावधि, एक वर्ष, 10 वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत साज सामान के मूल्य में होने वाली वृद्धि है। पिछले वर्ष वास्तव में हमारी कितनी परिसंपत्ति, इस वर्ष के अंत तक कितनी उन दोनों में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि ही निवेश कहलाती है। वास्तविक रूप से निवेश हम किसे मानते हैं? जब किसी नए प्लांट या मशीनरी का निर्माण करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं, नए भवन या सड़क का निर्माण करते हैं, या निर्मित और अर्धनिर्मित माल मात्रा में वृद्धि होती है, माल की मात्रा में वृद्धि होती है, या नए कंपनी के शेयर स्टॉक्स जब मार्केट में आते हैं, तो वो चीजें क्या कहलाती है? निवेश। अब जब आप निवेश के टाइप से वैसे काफी लिए जाते हैं, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, विनियोजित निवेश, अविनियोजित निवेश, लेकिन मुख्य रूप से दो टाइप से हमारे पास में वह स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। स्वायत्त निवेश क्या होता है? स्वायत्त निवेश वह निवेश है जो आय से प्रभावित नहीं होता है, आय बेरोज होता है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ इस प्रकार के निवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। न तो ये आय में वृद्धि के साथ ये बढ़ता है, न ही घटता है, यानी आय से अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार के निवेश को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब ये किन चीजों से प्रभावित होता है? तो जनसंख्या में वृद्धि या कमी, नए आविष्कार, अनुसंधानों में से, युद्ध या मौसम के बदलाव में इनकी इस प्रकार के निवेश प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से आय स्तर से निवेश जो है अप्रभावित होता है, स्वायत्त निवेश। आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आय फिक्स है, इस आय पर इन्वेस्टमेंट फिक्स है, कांस्टेंट है, स्थिर गति से है, यानी कि आय में वृद्धि के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। हाँ, केवल इन अन्य तत्वों के प्रभावित होने या जैसे क्या बढ़ जाने, आविष्कार होने, मौसम या युद्ध आदि परिस्थितियों के निर्माण होने पर इन्वेस्टमेंट I1 से बढ़कर I2 हो जाता है, अन्यथा आय से अप्रभावित रहता है। दूसरा निवेश है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश की मुख्य बात है आय एवं लाभ से प्रभावित होता है, लाभ की प्रत्याशा या लाभ से प्रभावित होता है और आय से प्रभावित होता है ना। आय बढ़ने पर प्रेरित निवेश बढ़ता है, आय घटने पर प्रेरित निवेश घटता है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने के साथ उन वस्तु उत्पादन के लिए निवेश बढ़ता है। तो आय स्तर का लोचात्मक होता है ना, आय लोचात्मक होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र में देखिए Y1 स्तर पर प्रेरित निवेश 0 है, किंतु Y1 से बढ़कर Y2 जब हो जाता है प्रेरित निवेश, जब आय Y1 से बढ़कर Y2 हो जाती है तो प्रेरित निवेश O बिंदु से बढ़कर OL हो जाता है। आगे हम देखते हैं जब आय Y2 से बढ़कर OY3 हो जाती है तब प्रेरित निवेश OL से बढ़कर OM हो जाता है। अर्थात ये आय लोचात्मक है, आय बढ़ने के साथ बढ़ता है और आय घटने के साथ घटता है। ठीक है, क्लियर? सभी प्रकार के निजी निवेश प्रेरित निवेश होते हैं,
क्योंकि सभी निजी फर्में या संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करती है, अतः वे सभी निवेश किस प्रकार के होते हैं, प्रेरित निवेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सार्वजनिक निवेश की जब बात की जाती है, सार्वजनिक निवेश स्वायत्त निवेश भी हो सकते हैं और प्रेरित निवेश भी, है ना। कभी कभी आजकल की सरकारें लाभ कमाने के उद्देश्य से भी निवेश करती है, तो वो प्रेरित निवेश में है। या जनसाधारण जन कल्याणकारी कार्यों पर सार्वजनिक संस्थाएं सरकार निवेश करती है, तो वो स्वायत्त निवेश की श्रेणी में आता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ये दोनों प्रकार है। अब हम बात करते हैं निवेश को प्रभावित करने वाले कारक। यदि निवेश को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो निवेश को मुख्य रूप से कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हाँ, उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश को दो भागों में बांट कर समझा गया है, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति। औसत निवेश प्रवृत्ति अर्थात कुल निवेश बटा कुल आय, है ना। कुल निवेश में से कुल आय कितनी है ना, ये वह अनुपात जो कुल निवेश बटा कुल आय से प्राप्त होता है, y/i, ठीक है। सीमांत निवेश प्रवृत्ति क्या होती है, निवेश में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन बटा आय में। तो इन दो भागों में निवेश की बात करते हैं, निवेश को समझा गया है, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत। अब बात हम करते हैं कि निवेश को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो निवेश को दो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, उसको हम समझते हैं। कौन कौन से वो दो कारक, पहला है ब्याज दर और दूसरा क्या है, एमईसी, पूंजी की सीमांत कुशलता। पहला क्या है, निवेश को प्रभावित करने वाले कारक है निवेश फंक्शन, इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको दो कारक प्रभावित करते हैं। ब्याज दर, यदि ब्याज दर अधिक है तो निवेश कम होगा, ब्याज दर कम है तो निवेश अधिक होगा। और दूसरी पूंजी की सीमांत कुशलता, एमईसी, ठीक है। यानी ब्याज दर और निवेश के साथ इसको अगर करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई एन आर, या क्या होगा ई या आर, ओके। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई और आर। ई के साथ इस प्रकार का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत रिलेशनशिप। ब्याज दर अधिक होगी तो निवेश कम होगा, ब्याज अधिक ब्याज दर पर निवेश करना महंगा पड़ता है, और ब्याज दर कम होगी तो निवेश अधिक होगा। पूंजी की सीमांत कुशलता के साथ किस प्रकार का संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। यदि पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक होगी तो क्या होगा, ब्याज अधिक निवेश किया जाएगा, पूंजी की सीमांत क्षमता कम होगी तो कम निवेश किया जाएगा। क्लियर, समझना है बात। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला और इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप। ब्याज दर दो चीजों पर डिपेंड करती है, लिक्विडिटी एंड मनी, है ना। मुद्रा की तरलता पर समझी या मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की तरलता पर समझी तीन चीजों पर डिपेंड करती है, लेन देन उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य वाली, और ये लेन देन उद्देश्य और सदस्यता उद्देश्य वाली, ये सट्टा उद्देश्य वाली डिमांड। दो प्रकार की मनी होती है, वास्तविक मनी और साफ मुद्रा, M1 और M2, वास्तविक मुद्रा और साफ मुद्रा। तो ब्याज दर अल्पकाल में चूंकि स्थिर रहती है तो अल्पकाल में समझदारों का किसका हो जाता है, निवेश में बढ़ाने का पूंजी की सीमांत कुशलता। आइए अब हम पूंजी की सीमांत कुशलता करते हैं। तो पूंजी की सीमांत कुशलता दो चीजों से प्रभावित होती है, किससे, पूंजी की सीमांत कुशलता दो चीजों से, पूंजी की पूर्ति लागत या पूर्ति कीमत, पूर्ति कीमत और पूंजी की प्रत्याशित, पूंजी की लाभ की प्रत्याशित दर, है ना, लाभ की प्रत्याशित दर, लाभ की प्रत्याशित दर, प्रत्याशित लाभ की दर, कुछ भी कहो, प्रत्याशित लाभ की दर क्या बोले, प्रत्याशित लाभ की दर। अर्थात जब पूर्ति कीमत अधिक होगी तो पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होगी, घट रही होगी, और पूर्ति कीमत कम होगी तो पूंजी की सीमांत कुशलता बढ़ेगी। प्रत्याशित लाभ की दर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यदि प्रत्याशित लाभ की दर ऊंची है तो पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक होगी, और प्रत्याशित लाभ की दर नीची है तो पूंजी की सीमांत कुशलता नीची होगी, ठीक है ना। अब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि एमएससी का क्या होता है। लिखिए एमएससी की डेफिनेशन लिखिए, इस एमएससी
डेफिनेशन लिखते हैं अपन। चलिए लिखे आप, पूंजीगत परिसंपत्तियों की एक अतिरिक्त इकाई से उसकी लागत पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर है, पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर से है। ठीक है, क्लियर। पूंजीगत परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई से उसकी लागत पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है। इसको मान लीजिए हम I = Y अपॉन पूर्ति कीमत, ये लागत है एक तरीके की, Y अपॉन P, है ना। समझ में आया? I मतलब पूंजी सीमांत कुशलता Y अपॉन P। Y एक समयावधि में पूंजी परिसंपत्ति पर प्रत्याशित आय, है ना, प्रत्याशित लाभ या प्रत्याशित आय बटा P है पूर्ति कीमत। ठीक है ना, ये पूंजी की सीमांत कुशलता का माप निकल कर आता है ना। अर्थात अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ये है, देखिए पूर्ति कीमत एक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसके लिए हमें कितने हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 50,000 रुपए लगाकर कोई प्लांट की स्थापना की है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कितने रुपए लगाए, 50,000 रुपए लगाए। उस पर एक वर्ष में प्रतिफल की दर है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए वार्षिक वो देता है। तो अब हमें एमईसी ज्ञात करनी है। तो एमईसी हम निकालेंगे। एमईसी क्या है हमारी, एमईसी या आई, एमईसी या आई क्या है, आई बराबर 5,000 जो आपके वाई है अपॉन 50,000 गुना 100। ये काटने पर आपको प्राप्त होता है तो 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 5 कट गया है क्या, 2 2 जीरो 4,000 बराबर 10। अर्थात वार्षिक प्रतिफल की दर क्या है, 10%। कितने प्रतिशत है, 10%। प्रत्याशित आय या पूंजी की सीमांत कुशलता कितने प्रतिशत है, 10%। यदि ब्याज दरें इससे कम होगी तब तो निवेश किया जाएगा, क्योंकि ब्याज दरों से पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक है। यदि ब्याज दरें वार्षिक इससे अधिक हुई उस स्थिति में निवेश प्रोत्साहित होगा, क्योंकि ब्याज दरें अधिक है और इसकी सीमांत कुशलता कम है। क्लियर, आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? तो सीधी सी बात है, प्रत्याशित लाभ की दर जितनी ऊंची होगी पूंजी की सीमांत कुशलता उतनी अधिक होगी, पूंजी की सीमांत कुशलता जितनी अधिक होगी निवेश उतना अधिक होगा। ठीक है, अब समझिए, पूर्ति कीमत जितनी अधिक होगी पूंजी की सीमांत कुशलता उतनी कम होगी, पूंजी की सीमांत कुशलता उतनी कम होगी, पूंजी की सीमांत कुशलता जितनी कम होगी निवेश कम होगा। क्लियर, आपको समझ में आया होगा पूंजी की सीमांत कुशलता। ठीक है, क्लियर हो गया ना, दोनों चीज क्लियर है। अगर आप पूर्ति कीमत और उसकी भी परिभाषा लिखना चाहे लिखिए, इन दोनों की परिभाषा लिखिए, पूर्ति कीमत या प्रत्याशित लाभ की दर। पूर्ति कीमत की डेफिनेशन लिखिए आप। पूर्ति कीमत क्या होती है, यह लागत, इस लागत का आशय, इसका आशय उस समस्त व्यय से है, इसका आशय उस समस्त व्यय से है, इसका आशय उस समस्त व्यय से है जो प्रारंभिक नए निवेश की, जो
प्रारंभिक नए निवेश की, जो प्रारंभिक नए निवेश की पूंजीगत वस्तुओं पर होता है। पूंजीगत वस्तुओं पर होता है, जैसे कि हमने बताया प्रारंभिक निवेश 50,000 रुपए का, ठीक है। अर्थात मशीनरी या प्लांट लगाते समय किया गया समस्त व्यय का योग नए निवेश की पूर्ति कीमत कहलाएगा। प्लांट या मशीनरी में टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो सब क्या होगा, पूर्ति कीमत, जो कितना बताया हमने 50,000। अब प्रत्याशित लाभ की दर क्या होती है उसको लिखिए। प्रत्याशित आय का आशय, अगला लिखिए प्रत्याशित आय का आशय। प्रत्याशित आय का आशय उस आशय वार्षिक आय की उस राशि से है, वार्षिक आय की उस राशि से है, वार्षिक आय की उस राशि से है जो निवेशकर्ता अपने द्वारा किए गए, जो निवेशकर्ता अपने द्वारा किए गए, जो निवेशकर्ता अपने द्वारा किए गए नए पूंजीगत निवेश के जीवन काल में, नए पूंजीगत निवेश के जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है। शुद्ध प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की आशा रखता है, ठीक है ना। क्लियर। पूर्ति कीमत प्रारंभिक निवेश में लगने वाला सारा व्यय प्राप्त पूर्ति कीमत, प्रत्याशित लाभ की दर उस वार्षिक आय प्रभाव का जो इस निवेश के फलस्वरूप उसको प्राप्त होने की आशा होती है। इन दोनों का जो अनुपात वो एमईसी का रहता है। एमईसी का पूर्ति कीमत के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप, प्रत्याशित लाभ की दर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और एमईसी और निवेश का पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड निवेश और ब्याज दरों का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर। यानी ये एक तरह की बट्टा दर है, एक बोलते हैं सीमांत कुशलता एक तरीके की क्या है, बट्टा दर है, ठीक है ना, जो निवेशक को प्राप्त होनी चाहिए। धन्यवाद।